Yes, good evening. Good, good. Good to see you all. मेरे भी ध्यान में है कि आप काफी जल्दी आ जाते हैं. That's a very good habit. ओके. जनरली क्या होता है दोपहर के बाद के जो लेक्चर रहते हैं बच्चे थोड़े लेजी हो जाते हैं, डिले पड़ जाते हैं. लेकिन एक अच्छा बात मैंने ये सुना. 2-3 दिन पहले मैंने कुछ पेरेंट्स के साथ मेरी मुलाकात हुई एंड दे वर लाइक सर, दोपहर को लेक्चर रहता है लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं बायोलॉजी के लेक्चर. तो आई कंसीडर इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छी बात है. आई एम हैप्पी इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके. फ्रॉग का जो पार्ट है वो हमें आज खत्म करना है. ओके. फ्रॉग में हम लास्ट डिस्कशन जो हुआ हमारा वो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड था, जिसपे आपने हमने जिस दिन फ्रॉग चालू किया था उसी दिन आपने उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये ड्रॉ कर लिया था. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी देखा. मैं थोड़ा रफ ड्रॉ करता हूं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में we saw a pair of kidneys followed by a pair of ureter, and that ureter is ultimately joining to the cloaca. Of course urine immediately cloaca में से बाहर नहीं जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे urinary bladder भी है. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज की तरफ ध्यान दें. यूरेटर की तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए. ओके. क्योंकि ये यूरेटर आगे जाके कुछ चेंजेस होने वाले हैं. ओके. लेट्स कम बैक टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन. आज जो हमें मेन डिस्कशन करना है दैट इज फर्स्ट गोइंग टू बी द that is first going to be the nervous system. ओके. अभी फ्रॉग का नर्वस सिस्टम अगर हम देखें तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में फ्रॉग का नर्वस सिस्टम टू द सर्टेन एक्सटेंट आपके नर्वस सिस्टम की तरह ही है. फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में there is something called as the central nervous system, what is called as the CNS. There is something called as the peripheral nervous system or the PNS, and ultimately there is the autonomous nervous system or ANS. CNS, PNS and ANS ऐसी तीन चीजें फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में दिखती है. एग्जैक्टली यही चीजें आगे जाके हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी हमें यही बात करना है. फ्रॉग का नर्वस सिस्टम देखिए, बेसिकली इट इज कंटेनिंग द अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम the two things that we will be studying. One is the brain and another is the स्पाइनल कॉर्ड. जैसा आपके पास ब्रेन है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसी प्रकार से फ्रॉग के पास भी. फ्रॉग इज हैविंग अ स्मॉल ब्रेन एज वेल एज फ्रॉग इज हैविंग द ब्रेन दैट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड, एंड बॉडी के अंदर उसके पास उसका खुद का स्पाइनल कॉर्ड भी है. ब्रेन की अगर बात करें हम तो फ्रॉग का ब्रेन जो है, पढ़ाई के लिए हमने फ्रॉग के ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज the part called as forebrain, part called as midbrain, as well as there is something called as the part that is the hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain, ये उनके लोकेशंस हैं.
फोर ब्रेन, FORE, ये FOUR नहीं है, ये वाला फोर नहीं, ये FOR, जैसे ये फोर लिम्स है वैसा ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन यानी ब्रेन का आगे का पार्ट, मिड ब्रेन दिस इज, एंड हाइंड ब्रेन यानी पीछे का पार्ट। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, अभी फोर ब्रेन में, forebrain is the main region of the brain. It is where the thinking and all the things, all the major activities of the body, they are being decided by the forebrain. और फोर ब्रेन में हम अगर फ्रॉग के ब्रेन की बात करें, हम अगर फ्रॉग के फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट रीजन है। स्टार्टिंग विद there is something called as cerebrum. आपने सभी नाम इससे पहले सुने हुए हैं ऑलरेडी, सो डोंट वरी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज cerebrum, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज diencephalon, and also there is something called as olfactory lobes. Olfaction is related to smell, please keep this in mind. Okay, so naturally this region of the brain is concerned with understanding the smell. Forebrain is divided into three parts, three regions: cerebrum, diencephalon and olfactory lobes. Midbrain जो है, midbrain में एक ही चीज है, what is called as the optic lobes. Optics means related to eyes, related to vision. जैसे olfaction is about smell, optics is about vision. And finally फ्रॉग के ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, जिसे आप हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन में दो चीजें मौजूद है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेरिबेलम। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेरिबेलम एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है। उसके बाद इसका ब्रेन भी, फ्रॉग का ब्रेन भी उसके एक छोटे से स्कल में प्रेजेंट है। फाइनली मेडुला ऑब्लोंगेटा जब स्कल में से बाहर निकलता है, वो बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन एक बार स्कल के अंदर से मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर निकला कि फिर हम उसको ब्रेन नहीं कहते, फिर हम उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं कहते। Once the medulla oblongata is out of the skull, then we start calling it as spinal cord. Now we call it as spinal cord. ओके, ठीक है। तो ये इतना सब बात जो हो गया वो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी इसमें मजेदार बात देखिए, फ्रॉग जो है, या ये बात हम आपके बॉडी के बारे में भी कह सकते हैं। जैसे आपके पास भी ब्रेन है, आपके पास भी स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे की तरफ से यहाँ पे आपके पास भी स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेंट्रल पार्ट मेरे नर्वस सिस्टम का यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मेरी हरकत जो चल रही है, मेरा एक्टिविटी जो चल रहा है, वो तो यहाँ पे चल रहा है। मेन मटेरियल यहाँ पे, मेन सेंटर यहाँ पे, लेकिन एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कम्युनिकेशन जो चल रहा है, उस कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क है, उस कम्युनिकेशन के लिए जो वायरिंग है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। और ये नर्व जो है, ये न्यूरॉन्स जो है, ये नर्व सेल्स जो है, ये ब्रेन में से निकलकर इन उंगलियों तक जा रहे हैं, इन पैरों तक जा रहे हैं। ये नर्व्स और न्यूरॉन्स जो है, ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड में से निकलकर मेरे पैरों तक जा रहे हैं, मेरे हाथों तक जा रहे हैं। और इन नर्व्स की मदद से, though the brain is here, it is able to control all the activities. Though the spinal cord is here, it is not able to control all that.
तो ये सेंटर से नर्व्स निकल के दूर जो जा रही है, दिस कंप्राइजेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जैसा अगर कोई स्क्वायर है, कोई ग्राउंड है, ग्राउंड का एग्जैक्टली बीच में का हिस्सा उसका सेंट्रल पार्ट हो गया, और उसकी बाउंड्री लाइन जो होगी वो उसका पेरिफेरल रीजन हो गया। तो नर्वस सिस्टम जब इस पेरिफेरल रीजन में काम कर रहा है, वो जिन नर्व्स और न्यूरॉन्स के थ्रू काम कर रहा है, दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, एक वो those nerves that are coming out of the brain and those nerves that are coming out of the spinal cord। ब्रेन में से निकलने वाली जो नर्व्स है, ब्रेन में से निकलने वाली जो नर्व्स है, उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली जो नर्व्स है, उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। फ्रॉग के ब्रेन में से निकलने वाली नर्व्स और उसके बॉडी के बाकी के अंगों की तरफ, बाकी के ऑर्गन्स की तरफ वो नर्व्स चली जाती है, ब्रेन से निकल रही है तो हम उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही है तो हम उसको स्पाइनल। इसमें आधा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक ने दिया हुआ है, आधा इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको। वो आधा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो टेक्स्ट बुक बता रहा है हमको कि फ्रॉग के ब्रेन में से टोटल कितनी नर्व्स निकल रही है, टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स है, उसका आंसर है नर्व्स पेयर में से निकलेंगे। ब्रेन में से नर्व निकल रहा है तो सिर्फ ऐसा राइट हैंड की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ भी जाएगा। तो फ्रॉग के ब्रेन में से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं, ये बता रहा है। हम और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ऐड करने वाले हैं कि फ्रॉग के स्पाइनल कॉर्ड में से भी, स्पाइनल कॉर्ड में से भी 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओके। एंड फाइनली लास्ट पार्ट जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। देखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपके पास भी है, सबके पास भी है। ऑटोनॉमस, ऑटोमेटिक काम करने वाला। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की खासियत यह रहती है कि इसके नाम से ही समझ में आना चाहिए, बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो ऑटोमेटिकली होती रहती है, यानी वो हो रही है लेकिन उस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। जैसा ब्रीदिंग है, अभी जब मैं बोलूंगा कि चलो ब्रीद इन करो, चलो ब्रीद आउट करो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो उस पर, लेकिन जब तक हमारा अपने आप चल रहा है तभी हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उस पर, वो ऑटोनॉमस है। पेट में फूड जाने के बाद पेट के अंदर अपने आप हलचल शुरू हो जाती है डाइजेशन की, आप और मैं उसको कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोमेटिक बातें जो होती है, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस, या इसको कंट्रोल करने वाला हमारा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसे कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जैसे आपके बॉडी में है वैसे फ्रॉग के बॉडी में भी है वो। उसमें फिर से दो प्रकार आते हैं, हमें डिटेल में देखना नहीं, हमें बस यही पता है कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में फिर से दो प्रकार आते हैं। There is something called as the sympathetic part and the parasympathetic part। Sympathetic and parasympathetic। ओके, ये किसके बारे में चल रहा है? फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में चल रहा है। जल्दी से लिख लीजिए, चलिए क्विकली।
वेरी गुड, अच्छी बात है। Those who are still writing, take your time, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमने। आपने अभी धीरे धीरे, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमीडिएटली ये हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे ये अगर बाय हार्ट कर लिया, फ्रॉग का नर्वस सिस्टम का ये पार्ट, ये फ्लो चार्ट अगर आपने बाय हार्ट कर लिया, तो आगे जाके जब हमारा ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जब बात निकलेगा, तो आपको थोड़ा आसान जाएगा तुम समझने के लिए। तो देख लीजिए, आई एम प्रोवाइडिंग ऑप्शन, यू आर एडल्ट्स नाउ, हम इम्पोज नहीं कर सकते हे असंच करा तसंच करा, आई डोंट लाइक दैट, यू आर एडल्ट्स नाउ, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। मेरा काम है आपको ये एडवांस में सूचना देके रखना कि इफ यू डू दिस प्रॉपरली, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम ऑल्सो। बाकी फिर आप आपका तय करो। देखिए, इसमें से किसी का भी फंक्शन मैं बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर में वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फंक्शंस, ओके। लेकिन फिर भी क्योंकि अंशुल ने पूछा डायनसेफेलॉन का फंक्शन क्या है, देखिए डायनसेफेलॉन के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन रहते हैं। इट्स नॉट, क्योंकि डायनसेफेलॉन में आगे जाके तीन एरियाज आते हैं। डायनसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और फिर कौन से थैलेमस की आप बात कर रहे हो, उस पर से उसका फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, तो हाइपोथैलेमस फिर उसके फ्रॉग के एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ जाता है। जैसे आपके बॉडी में, वैसे फ्रॉग के पास भी अलग अलग प्रकार के, जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड जैसे आपके बॉडी में, वैसे फ्रॉग के पास भी है। तो डायनसेफेलॉन कहीं तो भी अल्टीमेटली उसके एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें उतना डिटेल में बात नहीं करना है। यही बात हम आगे जाके जब हमारा ह्यूमन सिस्टम का पढ़ाई शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगा, तब जाके वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। चलिए, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। मैक्सिमम लोगों का हो गया है, अच्छा स्पीड है आपका, वेरी गुड। प्लीज लीव वन लाइन एंड राइट डाउन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें अभी फ्रॉग का लास्ट सिस्टम स्टडी करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट। In the frog, male and female are separate. In the frog, male and female are separate. ओके, ब्रैकेट में आप एक वर्ड लिख सकते हैं, क्या रहेगा वो वर्ड? वर्ड रहेगा यूनिसेक्सुअल। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल था, आपको अगर याद होगा तो। अर्थवर्म वाज बाइसेक्सुअल। एक ही अर्थवर्म के बॉडी में आपको मेल पार्ट भी मिल रहा था, फीमेल पार्ट भी मिल रहा था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे फ्रॉग कैसा है? यूनिसेक्सुअल। ओके, नेक्स्ट लाइन। द मेल फ्रॉग, प्लीज राइट, द मेल फ्रॉग is smaller in size.
The male frog is smaller in size, comma, it shows the presence of it shows the presence of copulatory pads on the forelimbs. It shows the presence of copulatory pads on the forelimbs. It shows the presence of male frog की बात चल रही है. The male frog shows the presence of copulatory pads. Copulatory pads on the forelimbs. Forelimbs यानी आगे के हाथ उसके. On the forelimbs and the vocal sacs. And the vocal sacs. And the vocal sacs. Full stop. Full stop. These are absent in the female frog. These are absent in the female frog. Full stop. अभी क्या लिखा? पहली बात कि मेल और फीमेल ये दोनों अलग अलग रहते हैं फ्रॉक्स में. दूसरी बात, आपके सामने अगर मेल और फीमेल रख दिया, ऊपर वाले ने जब इनका डिजाइन किया हुआ है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है. डायमॉर्फो यानी दो अलग अलग बॉडीज है इनकी. इनके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है. कैसे स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप? मेल फ्रॉग को कैसे पहचान सकते हैं? पहली बात है, मेल फ्रॉग इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द फीमेल. फीमेल फ्रॉग कैन बी रियली वेरी बिग. ओके, फीमेल फ्रॉग ये बहुत बिग रहती है एज कंपेयर टू दैट. मेल जो रहता है वो छोटा रहता है. पहली बात. दूसरी बात, फ्रॉग जो है, मेल रहे या फीमेल रहे, उनके पास फोर लिम्स है और उनके पास हाइंड लिम्स है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में ऐसा होता है. आपको याद होगा हमने इनिशियली बात किया था कि मेल रहे या फीमेल रहे, उनके फोर लिम्स जो है आगे के जो है उनको 4 डिजिट्स है और हाइंड लिम्स जो है उनको 5 डिजिट्स. ये बात मेल को भी लागू पड़ती है और फीमेल को भी लागू पड़ती है. लेकिन मेल फ्रॉग की खासियत ऐसी है, उसका फोर लिम्ब और वो फोर लिम्ब के आगे उसके 4 डिजिट्स. इसके अलावा मेल के पास एक स्टिकी मटेरियल रहता है जिसको कहते हैं कॉपुलेटरी पैच. ये किस लिए है? क्योंकि जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, मॉनसून में जब इनका सेक्सुअल कांटेक्ट आता है, मेल फ्रॉग जो है इट इज गोइंग टू सिट ओवर द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल कांटेक्ट. एंड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस सेक्सुअल एक्ट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फीमेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, जनरली शी सिट्स वेरी स्टिल, लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू में शायद कुछ डेंजर है, तो वो क्या करेगी? वो किसी सेफ प्लेस की तरफ जाएगी. एंड व्हाइल शी इज हॉपिंग, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मेल उछल के गिर गया नीचे. इसलिए मेल को पता है कि यार इसका अगर मूवमेंट वगैरह हुआ तो ये एक्टिविटी हैम्पर नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी हैम्पर नहीं होना चाहिए. इसलिए मेल जो है, मेल फ्रॉग जो है, उसको ये उसके फोर लिम्स यानी आगे के जो लिम्स है उनमें ये कॉपुलेटरी पैड दिया है, उसकी मदद से ये उस फीमेल को एकदम टाइटली पकड़ते हैं. तो इट डजंट मैटर अगर फीमेल यहाँ उधर इधर उधर अगर उछल कूद भी किया फीमेल ने, तो भी ये उसके ऊपर मेल फ्रॉग दैट इज माउंटेड ओवर हर, इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो. इसलिए कॉपुलेटरी पैड है, ये सिर्फ मेल फ्रॉग के पास है. दूसरी बात, मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक्स, फीमेल के पास नहीं है. वोकल सैक्स से वो आवाज निकालता है. अंग्रेजी में उसको
अंग्रेजी में उसको क्रोकिंग साउंड कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये वर्ड शायद पढ़ा भी होगा, छोटे बच्चों की किताबों में, कहानियों में वगैरह ये वर्ड आता है बहुत बार, क्रोकिंग साउंड। ये साउंड जो है ये सिर्फ मेल निकालता है, क्योंकि सिर्फ मेल के पास वोकल सैक्स है। और ध्यान में रखिए, फ्रॉग्स साल भर कभी आवाज नहीं निकालते, वो सिर्फ बारिश के सीजन में, जब उनका मेटिंग सीजन है, उनका ब्रीडिंग सीजन है, ये तभी ये साउंड निकालते हैं। क्योंकि ये साउंड निकालने के पीछे दो रीजंस रहते हैं। एक, उस टेरिटरी में बाकी के जो मेल फ्रॉग है, एक प्रकार से उनको इंडिकेशन दिया जाता है, एक प्रकार से उनको वार्निंग दिया जाता है कि मैं यहाँ पे हूं, यहाँ किसी ने आना नहीं है। ये मेल फ्रॉग को वार्निंग है, बाकी के आजू बाजू में इर्द गिर्द जो मेल फ्रॉग है उनके लिए वार्निंग है, इसलिए ये आवाज निकाला जाता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये आवाज जो है, ये क्रोकिंग साउंड जो है, ये फीमेल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। समझ रहे आप, उधर के मेल फ्रॉग को वो ऐसा फ्रॉग फ्रॉग मारना नहीं पड़ता, इट हैज टू जस्ट मेक दैट क्रोकिंग साउंड। तो आप देखिए, जनरली हिंदी मराठी लिटरेचर में ऐसा कहते हैं कि ये फ्रॉग जो है, बेडूक, मेंढक जो है, वो कैसा साउंड निकालता है। आप अगर छोटे बच्चों की कहानी में सुनेंगे तो उसमें बताया जाता है कि ये इट मेक्स द साउंड ऑफ डराव डराव, ऐसा कहते हैं मराठी हिंदी में। ये गलत है एक्चुअली, वो किसी को डरा नहीं रहा, वो डराव डराव नहीं करता, वो इधर आओ ऐसा करता है। इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द फीमेल। उसके लिए इसके पास ये वोकल सैक्स दिए हुए हैं। कीप दिस इन माइंड, वोकल सैक्स एज वेल एज कॉपुलेटरी पैड्स, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, it is containing, actually it is containing, it is made up of a pair of testes, common sense है। And these testes in the frog are tightly attached and associated with the kidney। तो इस वजह से हमें पहले किडनी ड्रॉ करना पड़ेगा। इस किडनी को, जैसा मैंने आपको बताया, एकदम एज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइटली अटैच्ड मटेरियल टेस्टिस। Okay, and as I said, they are tightly attached to the kidney. They are tightly, मैं दोनों तरफ वैसा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, but I just want to tell you that they are tightly attached. हमें एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि the testes are attached to the kidney with the help of a tissue called as the मेसोर्कियम। मैं बात क्या कर रहा हूं, ये अगर किडनी है, इस किडनी को ये हल्का सा अटैच टेस्टिस है, और ये किडनी को और टेस्टिस को एक साथ बांध के रखने वाला जो टिश्यू है मेल फ्रॉग में, उस टिश्यू को, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं मेसोर्कियम। समझ रहे हैं आप? ओके, अभी ये टेस्टिस है, मैं नाम लिख के रखता हूं, ये किडनी है, ये आपका यूरेटर है,
ये क्लोएकल चेम्बर है और ये है ओपनिंग जिसको आप कहते हैं क्लोएका। हमने ऑलरेडी इससे पहले बात किया है कि क्लोएका में से फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड मटेरियल एज वेल एज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों मटेरियल बाहर निकलते हैं। आज अभी इसमें और दो मटेरियल हम ऐड करने वाले हैं। टेस्टिस का काम क्या है हमें पता है, टेस्टिस आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। फ्रॉग के जो टेस्टिस है वो येलोइश कलर के हैं, ओवल शेप है और येलोइश कलर के। ये मैं पहले कभी मैं बताता नहीं था, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने खुद कभी ध्यान नहीं दिया कि फ्रॉग के टेस्टिस का कलर येलो है। लेकिन 2017 में नीट एग्जाम में उन्होंने ये पूछा था। कितना फालतू सवाल है, कितना सिंपल, कितना बेसिक सवाल है कि फ्रॉग के टेस्टिस का कलर क्या होता है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 15 साल से सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। बहुत छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स नीट। ओके, येलोइश कलर के ओवल ओवॉइड टेस्टिस है ये, which are tightly packed to the kidney of the frog with the help of a tissue called as mesoneum। टेस्टिस स्पर्म्स बनाएंगे और उस स्पर्म्स को ये किस में रिलीज कर देंगे, किडनी में रिलीज कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, किडनी का मेन काम यूरिन बनाना है। तो उस किडनी में जब यूरिन बन रहा है और यूरिन पास हो रहा है, यूरिन बनाने के लिए और यूरिन पास करने के लिए अलग रास्ता दिया हुआ है किडनी के अंदर। उसी किडनी के अंदर से जब आपको स्पर्म्स पास करने हैं, स्पर्म्स पास करने के लिए एक छोटा सा सेपरेट रास्ता दिया हुआ है, सेपरेट एरिया दिया हुआ है। That separate region for the testes to carry on the sperms through the kidney, ये किडनी के अंदर का एरिया है, इससे कहते हैं what it is called, it is called as Bidder's canal। क्या कहते हैं इसको, Bidder's canal। क्या कहते हैं इसको, Bidder's canal। ओके, हमारा आंसर क्या है देखिए, हमारा स्टेटमेंट क्या है देखिए कि किडनी है, बिडर्स कैनाल किधर है, किडनी के अंदर है। बिडर्स कैनाल का काम क्या है, किडनी को अटैच टेस्टिस जो है, टेस्टिस ने बनाए हुए स्पर्म्स जो है, उन स्पर्म्स को when those sperms are passing from inside the kidney, there is a separate region called as Bidder's canal inside the kidney meant for the passage of sperms। और ये टेस्टिस से बन के किडनी के अंदर में, किडनी के अंदर इस एरिया में जिसको बिडल्स कैनाल कहते हैं, और बिडल्स कैनाल से फाइनली वो इधर आ गया। अभी आप अगर कल का डायग्राम देखेंगे या आपने पहले दिन जो डायग्राम दिखा था फ्रॉग का, उसमें हमें बताया गया था कि ये यूरेटर है जिसमें से यूरिन आगे जाने वाला है, नीचे आने वाला है, यूरिनरी ब्लैडर में आने वाला है, बराबर है, ये यूरेटर है। लेकिन आज हम यूरिन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं इसको, आज हम कह रहे हैं कि जिस यूरेटर में से यूरिन बाहर निकलता है, उसी यूरेटर में से ये स्पर्म्स भी बाहर निकलने वाले हैं। इसलिए इस यूरेटर को हम, अनदर नेम दैट इज गिवन इज द यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्या नाम है उसका, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। देखिए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या अगर हम मैमल्स की बात करें इन जनरल, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस में भी आपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बाद, मुझे लगता है आपको स्टैंडर्ड 10th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी पार्ट था, और उसमें हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है कि मेल का यूरेथ्रा जो रहता है, यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट पासेस थ्रू द मेल पेनिस। यूरेथ्रा ट्यूब ये एक ही कॉमन ट्यूब है, इस कॉमन ट्यूब में से यूरिन भी निकलता है मेल का, और इसी कॉमन ट्यूब में से मेल के स्पर्म्स यानी मेल के सेक्स गैमेट्स भी निकलते हैं। इसलिए मेल के उस ट्यूब को जिसको आप यूरेथ्रा कह रहे हैं, आप उसको यूरिनोजेनाइटल ट्यूब भी कह सकते हैं। और इसी वजह से मेल का ह्यूमंस में
मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसे कभी कभी यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसी सिस्टम में से यूरिन भी बाहर निकलता है, उसी सिस्टम में से स्पर्म्स भी बाहर निकलता है। फीमेल में वैसा नहीं रहता, यहाँ भी आपको अभी देखना है, ह्यूमन फीमेल में भी वैसा नहीं रहता। यूरिन के लिए जो ट्यूब दिया हुआ है वो फीमेल का अलग रहता है, एग्स के लिए जो ट्यूब दिया हुआ है वो फीमेल्स में अलग रहता है। ह्यूमंस में भी वही बात है, फ्रॉग में भी वही बात है, देखेंगे अब। तो मुझे आपको इतना ही बताना है कि क्योंकि बिकॉज अ कॉमन ट्यूब इज यूज्ड फॉर बोथ पैसेज ऑफ यूरिन आल्सो एंड पैसेज ऑफ स्पर्म्स आल्सो, इसलिए उस ट्यूब को, जिसको आप इतनी देर यूरेटर कह रहे थे, आप उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कह सकते हैं, और इस सिस्टम को, जिसको आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं, आप उसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली स्पर्म्स बने टेस्टिस में, फिर गए वो किडनी में स्पेशल एरिया में जिसको कहते हैं बिडल्स कैनाल, बिडल्स कैनाल से आए वो यूरेटर में, लेकिन अभी क्योंकि स्पर्म्स पास हो रहे हैं तो हम यूरेटर को कह रहे हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, वहां से क्लोएकल चेंबर में और क्लोएका और बाहर स्पर्म्स आर रिलीज्ड आउट थ्रू द क्लोएका। इसी क्लोएका में से फीकल मैटर निकलता है, इसी क्लोएका में से यूरिन निकलता है, इसी क्लोएका में से स्पर्म्स भी निकलेंगे। मैंने स्लाइड शेयर किया है आपके साथ, ओके। देन मूविंग अहेड, if we talk about the female reproductive system, if we talk about the female reproductive system, फिर से किडनी का बात करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ द किडनी फर्स्ट, लेट मी ड्रॉ द यूरेटर, लेट मी ड्रॉ द क्लोएका। ये तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ओके। अभी हम किसकी बात करेंगे, क्लोएका एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा मेल में टेस्टिस है वैसा फीमेल में क्या होता है, ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। ये ओवरी जो है, this is the pair of ovaries. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवरी जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी जो है ये किडनी के नजदीक है, किडनी के आसपास है, लेकिन इट इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द किडनी। जैसा हमने टेस्टिस के बारे में बात किया था, वैसा ओवरीज के बारे में नहीं है। दे आर अराउंड द किडनी बट दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट अटैच्ड टू द किडनी। ओवरी की बात चल रही है, प्लीज दिस इज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ओवरी में अनगिनत एग्स हैं, और अल्टीमेटली फीमेल जब ये एग्स रिलीज करेगी, क्योंकि ये किडनी को कनेक्टेड नहीं है, तो किडनी से निकलने वाला जो ट्यूब है यूरेटर, उसके साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। फीमेल के यूरेटर में से सिर्फ यूरिन ही पास होने वाला है, फिर एग्स कैसे क्या निकालेंगे, एग्स के लिए एक सेपरेट ट्यूब दिया गया है। एग्स के लिए सेपरेट ट्यूब दिया गया है, इससे कहते हैं
क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट. अभी होगा क्या? मेल और फीमेल दोनों पानी में आएंगे. दे विल मेट विथ ईच अदर. दे विल मेट विथ ईच अदर एंड द फीमेल विल रिलीज द ओवा यानी एग्स इनटू द वाटर. ऑलमोस्ट 2.5 से 3,000 ओवा एक टाइम पे फीमेल के सिस्टम में से. अल्टीमेटली वो कहां से निकल रहा है? देखिए ओविडक्ट में किधर अटैच होता है? क्लोएका चेंबर को. एग्स की निकली तो क्लोएका में से ही. So almost 2,500 to 3,000 eggs get released in the water by the female. Millions and millions of sperms get released in the water by the male. अभी उन स्पर्म्स को उस फ्रॉग के एग ढूंढने पड़ते हैं, उनको फर्टिलाइज करना पड़ता है. ये सब पानी में होता है, फीमेल के बॉडी में नहीं हो रहा है, ये पानी में हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्स फर्टिलाइज हो गए, उसमें धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनको कहते हैं टैडपोल. आपको पता है टैडपोल प्योरली एक्वेटिक है, उसको टेल है. लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे इनमें चेंजेस होते जाएंगे. और ये चेंजेस जो है अल्टीमेटली, ये जो पूरी तरह से एक्वेटिक टैडपोल है, टैडपोल के पास टेल रहता है आपको पता है, उसके पास हाथ पैर कुछ नहीं रहते आपको ये भी पता है. लेकिन अल्टीमेटली ये सभी चीजें जाकर वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ओके. ये कन्वर्जन टैडपोल टू फ्रॉग इसको टाइम लगता है. मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर किया है, देखिए वो टैडपोल कैसा है. देखिए उसको टेल है, उसको हाथ पैर कुछ नहीं है. लेकिन धीरे 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 वो टैडपोल जो प्योरली एक्वेटिक है, टैडपोल अमोनोटेलिक है, कल हमने लिखा था ये टैडपोल धीरे 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 पानी में उसका डेवलपमेंट होते होते उसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जैसा हमने कॉकरोच में कहा था. उसका मेटामॉर्फोसिस होते 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 अल्टीमेटली वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने के बाद उसको टेल निकल जाएंगे, लेकिन 4 लिम्स आ जाएंगे, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम अ लैंड डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, समझ रहे हैं क्या आप? ओके. तो यस, हम उसको सिर्फ मेटामॉर्फोसिस ऐसा ही कहेंगे. एक्डाइसिस ये जो वर्ड है आपने वैसे गलत टाइप किया, लेकिन ठीक है आपको एटलीस्ट याद आया, दैट्स अ गुड थिंग. एक्डाइसिस वर्ड जनरली ऑफ कोर्स इट मींस मेटामॉर्फोसिस, लेकिन एक्डाइसिस ये वर्ड जनरली सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में यूज किया जाता है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं यूज किया जाता है. समझ गया? ओके. दिस इज द एंड ऑफ द एनिमल पार्ट. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये जो चैप्टर है उसमें का जो एनिमल पार्ट है वो आज हमारा खत्म हो गया है. वी स्टार्टेड विद कॉकरोच, फॉलोड बाय अर्थवर्म एंड देन फ्रॉग. इन तीनों का भरपूर पढ़ाई करना है आपने. मैं कल ओरल टेस्ट लेने वाला हूं इन तीनों का. ओरल टेस्ट, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ पे आंसर टाइप करें. समझ रहे हैं आप? ओके. कल इस प्रकार का इंटरेक्शन होगा कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग तीनों के लिए. और संडे को आपका टेस्ट रहेगा इसमें. मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में 100 सवाल नहीं पूछने. सब कौन सा चैप्टर है सर, ये पूछेंगे क्या, वो पूछेंगे क्या. मैं अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग ये तीन ही चीजों को लेकर उस चैप्टर में से सवाल निकालूंगा. उस चैप्टर में टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू का पार्ट कुछ नहीं पूछने वाला था. ओनली दीज 3 एनिमल्स. संडे को आपका वो एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा ऑनलाइन, कल आपका ओरल टेस्ट रहेगा. इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के आज ड्रॉप कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.